जय हिंद दोस्तों। हम लोग वर्ण विचार पढ़ रहे थे और वर्ण विचार के अंतर्गत हमने स्वर को देखा था तथा स्वरों के विभिन्न वर्गीकरण को देखा था और स्वरों की कुछ विशेषताओं के बारे में भी हमने देखा था। आप जानते हैं कि वर्ण के दो मुख्य भेद होते हैं, पहला स्वर होता है और दूसरा व्यंजन होता है। तो हमने स्वर के विषय में भली भांति देख लिया है। आज हम उसके दूसरे भेद व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले व्यंजन की परिभाषा देखेंगे। तो व्यंजन की परिभाषा होती है कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। परिभाषा क्या है कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण जो हैं वह व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अस्वर मिला होता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता है। यानी हमने व्यंजन की परिभाषा देखा कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण जो होते हैं वह व्यंजन कहलाते हैं। यानी हमने स्वर की परिभाषा में पीछे पढ़ा था कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन स्वर कहलाते हैं। यानी स्वर का उच्चारण करते समय हमें किसी भी व्यंजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी स्वर जो होता है अपने आप में ही पूर्ण होता है, ऐसा हमने पढ़ा था। और हमने स्वर की परिभाषा भी देखा था कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। यानी स्वर जो होता है वह स्वतंत्र होता है, जबकि व्यंजन जो होता है और व्यंजन की जो परिभाषा होती है वह यह होती है कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। यानी ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाए वह क्या है, व्यंजन है। जैसे देखेंगे, जैसे क है, हमारा क व्यंजन है, ख है, तो क में कौन सी ध्वनि मिली हुई है? यदि आप ऐसे क लिखेंगे तो इसमें जो है क प्लस अ ध्वनि क्या है, मिली हुई है। यानी क में अ मिला हुआ है, उसी तरह से ख में भी क्या है, अ मिला हुआ है। अब जिस भी व्यंजन का उच्चारण करके देखेंगे उसमें अ जो है जरूर आएगा। इसीलिए इसमें बताया गया है कि अ के बिना व्यंजन का उच्चारण जो है संभव नहीं हो सकता। हम बात करें व्यंजनों की संख्या के बारे में, तो व्यंजनों की संख्या जो होती है 33 होती है। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। यानी 33 व्यंजन हिंदी में होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं उसे देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि क से लेकर के म तक यह 25 जो क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। क से म तक 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। और 4 जो होते हैं य, र, ल, व, 4 ये जो है वह अंत्यस्थ व्यंजन है। और 4 जो होते हैं वह ऊष्म व्यंजन होते हैं। यानी स, श और ह जो होते हैं यह 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। व्यंजनों की संख्या की बात करें तो हिंदी में व्यंजन 33 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, तो क से लेकर के म तक यह 25 स्पर्श व्यंजन। यानी क से म तक की बात करें तो हम क वर्ग में क ख ग घ अंग हो जाएगा, फिर उसी तरह से च वर्ग में च छ ज झ ञ हो जाएगा, उसी तरह से ट वर्ग में ट ठ ड ढ ढ़, फिर त वर्ग में त थ द ध न, फिर प वर्ग में प फ ब भ म। ये क्या होते हैं, यह सभी यानी क से लेकर के म तक जितने भी होते हैं वह स्पर्श व्यंजन होते हैं। और इनकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 25 होती है। और 4 जो होते हैं वह अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं, य, र, ल, व। और 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, स, श, ह। यानी 25 और 8 हम जोड़ देंगे तो यह 33 हो जाएगा। और यही हमारे क्या है, 33 जो है वह व्यंजन है। इतना समझ में आ गया। 33 व्यंजन कौन कौन से होते हैं हमने देख लिया। और आपसे यदि कोई पूछेगा कि हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं, आप बताएंगे 33 होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो आप बताएंगे कि क से म तक 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, और य, र, ल, व 4 स्पर्श व्यंजन होते हैं, और श, श, ह ये 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। 25 और 8 जोड़ देंगे तो 33 व्यंजन हो जाएंगे। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। अब हम व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में देखेंगे। तो व्यंजनों का सबसे पहले वर्गीकरण हम उच्चारण स्थान के आधार पर करेंगे। हमने स्वर भी पढ़ा था और स्वर पढ़ते समय भी हमने स्वर का उच्चारण स्थान किससे होता है यह भी नहीं देखा था। तो आज हम स्वर का और व्यंजन दोनों का उच्चारण स्थान, कौन से व्यंजन का किस स्वर का किससे उच्चारण स्थान होता है, इसे भी हम देखेंगे। तो
व्यंजनों के वर्गीकरण में सबसे पहले हम उच्चारण के आधार पर देखेंगे स्वर और व्यंजन दोनों का उच्चारण स्थान। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको बांट देंगे, उच्चारण स्थान लिख लेंगे, फिर ध्वनि के अंतर्गत स्वर और व्यंजन लिख लेंगे कि कौन कौन सी ध्वनियां हैं, फिर उनका नाम लिख लेंगे। फिर देखते हैं तो कंठ, कंठ से जो ये कंठ हमारा है और इससे जो उच्चारण होता है, तो कंठ से दो स्वरों का उच्चारण होता है अ और आ का। तथा व्यंजन की बात करें तो क ख ग घ अंग ह और विसर्ग जो होता है इसका भी उच्चारण जो होता है वह कंठ से होता है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि ये बार बार एग्जाम में पूछता है कि ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो कंठ है। यदि परीक्षा में आ जाए कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। विसर्ग हम लिखते कैसे हैं, तो विसर्ग को इस तरह से लिखते हैं, किसी जैसे अ हमने लिखा है, ये क्या है हमारा विसर्ग हो जाएगा। और अनुस्वार के बारे में भी जानते हैं आपके, अनुस्वार है ऐसे लिखा जाता है, ठीक। ये हमारा विसर्ग है, ये है अनुस्वार है। तो हमने कंठ से देखा कि स्वरों में अ और आ जो स्वर हैं इनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है, और क ख ग घ अंग और ह और तथा विसर्ग का उच्चारण स्थान जो है वह व्यंजन से होता है, और इनका नाम क्या है, कंठ। फिर तालु से क्या होता है, स्वर में देखेंगे ई और बड़ी ई, इसका उच्चारण जो होता है तालु से होता है। और व्यंजन में च छ ज झ इया य और बड़े वाले स का उच्चारण जो होता है वह हमारे तालु से होता है, और इसका नाम जो है वह तालव्य है। उसी तरह से हम देखेंगे मूर्धा से री का री स्वर का उच्चारण जो होता है वो मूर्धा से होता है, और ट ठ ड ढ अण र और इस वाले स का जो है उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धन्य होता है, मूर्धा से। फिर उसी तरह से आगे देखेंगे दंत से स्वर, किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता है, यानी दंत से किसी भी स्वर का उच्चारण क्या होता है, नहीं होता है। व्यंजन में देखेंगे तो त थ द ध न ल और स का उच्चारण, छोटे वाले स का उच्चारण किससे होता है, जो है दंत से। यानी ल जो होता है, अभी पूछ दे कि ल का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो द होता है। यदि लिरी का भी उच्चारण स्थान पूछे तो भी हम क्या लगाएंगे, दंत ही लगाएंगे। उसी तरह से ओष्ठ से हमारे दो स्वर हैं उ और उ का उच्चारण किससे होता है, ओष्ठ से होता है। और व्यंजन की बात करें तो प फ ब भ म का उच्चारण जो होता है वह ओष्ठ से होता है। फिर नासिका से बात करें तो पंचमाक्षर यानी जो पांचवा अक्षर है, यानी लास्ट वाले जितने भी स्पर्श व्यंजन में क से लेकर म तक जितने स्पर्श व्यंजन, जिसका लास्ट वाला व्यंजन जो होता है वह इसका उच्चारण जो है नासिका से होता है। आप यहाँ देखे होंगे कि यंग यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इनका कंठ से भी उच्चारण होता है और ज्यादातर नासिका से भी उच्चारण होता है, क्योंकि इसका उच्चारण करेंगे तो हवा जो है, ध्वनि जो है वह नाक से ज्यादा निकलती है, जैसे अंगा इया अण, इस तरह से। तो आगे देखेंगे कि कंठ और ताल ए और ऐ स्वर जो है इनका उच्चारण स्थान कंठ और ताल से होता है, इसलिए इनको कंठ तालव्य ध्वनि बोलते हैं। फिर हमारा कंठ ओष्ठ से जो होता है, दो स्वर हैं ओ और आओ का उच्चारण पूछे तो किससे होता है, कंठोष्ठ से, यानी कंठ और ओष्ठ से। और दंत्योष्ठ जो है वह जो होता है आपका, यह दंत्योष्ठ ध्वनि है, यानी वह का उच्चारण जो होता है वह दंत और ओष्ठ से होता है। यानी दंत प्लस ओष्ठ, यानी वह का उच्चारण करेंगे तो दांत और ओठ, यानी जीभ जो है पहले दांत में टच करेगी और ओठ भी हमारा टच करेगा, इसलिए उसको दंत और ओष्ठ यानी दंत्योष्ठ से उच्चारण होता है। फिर हम थोड़ा सा यहाँ देखेंगे कि यह कंठ ताल जो है, बहुत लोग क्या करते हैं कि इसको रटते हैं कि ऐ कंठ ऐ का उच्चारण कंठ ताल से होता है, तो इसको रटना नहीं है, हम इसको समझेंगे कि कैसे इसका कंठ और ताल से उच्चारण होता है। तो हम संधि पढ़े हैं, और संधि में हमने देखा होगा कि गुण संधि जो होती है, गुण संधि में जो ए होता है, गुण का पहले परिभाषा होता है कि अ और आ के बाद ई ओ और री ध्वनि आए तो अ प्लस ई मिलकर के क्या हो जाता है, ए हो जाता है, तथा अ धन उ के मिलकर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। उसी तरह से हमको इसको देखना है कि अ प्लस ई मिलकर के क्या होता है, ए बन जाता है। गुण संधि में आपने पढ़ा होगा कि गुण ए ओ और अ प्लस ई बराबर ए, अ प्लस उ बराबर ओ, और अ प्लस री बराबर और हो जाता है गुण संधि में।
तो उसी यही गुण संधि वाला है कि अ प्लस ई मिलकर के क्या बन रहा है, इसको छोटी ई लेंगे चाहे बड़ी कोई भी ई ले लेंगे, तो अ प्लस ई मिलकर के क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो हम देखेंगे कि अ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो हमने देखा कि अ का उच्चारण क्या होता है, कंठ होता है। अ का उच्चारण क्या होता है, कंठ होता है। और फिर ई का उच्चारण क्या होता है, तो ई का उच्चारण जो होता है, ई का ताल होता है, ताल होता है। तो इस तरह से अ प्लस ई से मिलकर के बना है ए, इसीलिए इसको कंठ और ताल दोनों से इसका उच्चारण क्या होता है, ए का जो उच्चारण होता है वह कंठ ताल दोनों से होता है। यानी कि ए और आय दोनों स्वर जो होते हैं, यदि पूछे कि इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, तो हम कंठ और ताल दोनों लगाएंगे, कंठ तालव्य लगाएंगे। ये जो हमारा कंठ तालव्य है, कंठ तालव्य क्यों, क्योंकि यह अ प्लस ई से मिल करके बना है ए और आय। तो कंठ हमने देखा कि अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ई का उच्चारण स्थान ताल होता है, इसलिए ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या होगा, दोनों को मिलाकर के कंठ तालव्य या कंठ और ताल। उसी तरह से ओ किससे मिलकर के बना है, हमने देखा कि अ प्लस उ से मिलकर क्या बनता है, ओ। गुण संधि में हमने देखा कि गुण ए ओ और अ प्लस ई मिलकर के ए, अ प्लस उ मिलकर ओ तथा अ प्लस री मिलकर के और बन जाता है। उसी तरह से अ प्लस उ दोनों मिलेगा तो ओ बन जाएगा। उसी जैसे ऊपर हमने देखा कि अ का उच्चारण स्थान किससे होता है, कंठ से होता है, अ का उच्चारण स्थान कंठ से, और उ का उच्चारण जो होता है वह होता है ओष्ठ से। इसलिए यदि हम दोनों को मिला देंगे तो ओ का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा वह हो जाएगा कंठ और ओष्ठ, यानी अकंठ से और ओष्ठ से दोनों को मिलाने से क्या बन जाएगा, कंठोष्ठ। इस तरह समझ में आ गया। अब हमको रटना नहीं है, केवल समझना है कि अ और ई से मिलकर के बनता है, तो अकंठ है, ई तालु है, इसलिए ए और ऐ दोनों का अगर कोई किसी का भी पूछे तो उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ ताल। यदि ओ और औ का भी पूछे तो भी क्या हो जाएगा, अ प्लस उ से मिलकर बना है ओ और औ, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठ। इस तरह समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि उच्चारण के आधार पर व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। यदि परीक्षा में पूछ दे कि उच्चारण के आधार पर व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, तो उच्चारण के आधार पर व्यंजन के जो है 7 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 7। यहाँ हम लिख भी लेंगे। तो कौन कौन सा, पहला जो है कंठ से इसका उच्चारण स्थान होता है, क ख ग घ अंग और ह। फिर जो है तालव्य है, च छ ज झ इया य और श। फिर हमारा मूर्धन्य है, तीसरा प्रकार, इससे उच्चारण होता है ट ठ ड ढ ढ़ र और श का। उसी तरह से हमारा दंत है, दंत चौथा प्रकार है, और इससे हमारा त थ द ध न ल और स का उच्चारण स्थान होता है। उसी तरह से पांचवा ओष्ठ है, ओष्ठ से प फ ब भ और म का होता है। और नासिका से आप जानते हैं कि जो पंचमाक्षर होते हैं, अंतिम वाले अक्षर यानी अंग, इया अड़ न म, इनका उच्चारण क्या होता है, नासिका से होता है। और ये जो छठवां प्रकार और सातवां प्रकार हमारा होता है दंत्योष्ठ, यानी व का उच्चारण जो होता है वह दंत और ओष्ठ से होता है। ठीक है। अब आप गिनना चाहे तो गिन सकते हैं कि ये 33 व्यंजन है कि नहीं, यानी ये 7 इसके प्रकार हो गए व्यंजन के उच्चारण के आधार पर, कंठ, ताल, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, नासिका, दंत्योष्ठ, और ये 33 व्यंजन हो गए इसमें। अब गिनिए कौन कौन सा हो गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 इसमें हो गए, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, और ये हमारा एक 33वां। तो इस तरह से उच्चारण स्थान में हमारे क्या हो गए, 33 व्यंजन हो गए। तो इस प्रकार से आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे हम देखते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कुछ शब्दों समझ लेते हैं, जो परीक्षा में बार बार पूछता है और इन्हीं से ही ज्यादातर क्वेश्चन आता है कि य और व ध्वनि, यह ध्वनि किस प्रकार की होती है। तो अ और व जो है यह अर्ध स्वर होते हैं, य और व को क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर बोलते हैं, यानी इनका उच्चारण कभी स्वर से और कभी व्यंजन से होता है, इसलिए इसको अर्ध स्वर बोलते हैं। र क्या है, लुंठित वर्ण है, यानी र का उच्चारण करते समय र है लुंठित ध्वनि या लुंठित वर्ण है, यानी र का जब आप उच्चारण करेंगे तो उच्चारण करते समय जीभ जो है वह लड़खड़ाती हुई उच्चारण करती है, जैसे र। समझ में आ रहा है, र का उच्चारण करके देखिए, र, जीभ जो है लड़खड़ाती हुई आ रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, र को लुंठित वर्ण बोलते हैं।
और उसी तरह से ल, ल को क्या बोलते हैं? पार्श्विक, पार्श्विक ध्वनि बोलते हैं। या परीक्षा में बार बार पूछता है कि इन चार आसमान दे देगा, इनमें से पूछेगा कि अर्ध स्वर कौन सा है, तो य और वो हमारे क्या है? अर्ध स्वर है। र जो है लुंठित वर्ण है। ल वर्ण जो होता है यह पार्श्विक होता है, यानी ल का उच्चारण करते समय जो है ध्वनि जो होती है, हवा जो होता है हमारे मुख जो है मुख के पास से गुजर जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पार्श्विक ध्वनि बोलते हैं। और ये होता है ड और ढ, इसको उच्छिष्ट व्यंजन भी बोलते हैं और इसको द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। यानी हमको इसको भी भली भांति से याद रखना है कि य और व अर्ध स्वर, र लुंठित ध्वनि बोलते हैं, र ल को पार्श्विक ध्वनि बोलते हैं तथा ड और ढ को क्या बोलते हैं? द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। अगर हम कभी कभी किसी बुक में दे देता है कि जो है व्यंजन जो होते हैं वो 35 होते हैं, तो 35 जो ये जो दो द्विगुण व्यंजन होते हैं, यदि उनको हम इसमें जोड़ देंगे तो व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 35 हो जाएगी। लेकिन मुख्य रूप से व्यंजन जो होते हैं हिंदी के वह 33 ही होते हैं, आपको 33 ही याद रखना है। इस प्रकार से हमने आज व्यंजन के अंतर्गत व्यंजन की परिभाषा और इनकी संख्या के बारे में चर्चा किया। फिर हमने व्यंजनों का वर्गीकरण किया, उच्चारण के आधार पर स्वर को भी देखा, स्वर का उच्चारण स्थान और व्यंजनों का उच्चारण स्थान देखा। फिर हमने देखा उच्चारण के आधार पर व्यंजन होते कौन कौन से हैं उनको भी देख लिया, यानी 33 व्यंजन जो है 33 व्यंजनों के उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं इनको भी हमने भली बात समझ लिया। दोस्तों, आशा है कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा और बहुत ही भली प्रकार समझ में आया होगा। तो जो है हम लोग आज के लिए बस इतना ही, आज इतना ही पढ़ेंगे और मैं आशा करूंगा कि कम से कम समय में आप लोगों को इसी तरह से एक अच्छी वीडियो लेकर आता रहूंगा। तो आप लोग, यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल को जरूरी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों को। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।